जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम गुरुजी के इस प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में इतिहास का सिलेबस डिकोड करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे एमपीपीएससी एक ए ग्रेड लेवल का एग्ज़ाम है और आप सभी के ऑफिसर बनने के सपने को साकार कर सकता है, फिर चाहे वो फील्ड ऑफिसर हो या फिर आपका एजुकेशन में हो। तो वे सभी बच्चे जो आज के इस सेशन में आएंगे हमारे साथ, वो जानेंगे कि कैसे एमपीपीएससी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं बहुत अच्छे नंबर के साथ। ये हमारा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पैटर्न है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि इसमें दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसमें सामान्य अध्ययन आता है, 50 प्रश्नों का ये पेपर होता है, जिसमें टोटल 100 मार्क्स होते हैं और इसमें 1 घंटे का समय दिया जाता है। और जो पेपर 2 होता है वो आपका स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, जिसमें आपके 150 प्रश्न आते हैं और इन सब प्रश्नों का 600 नंबर का टोटल होता है। हम सभी को पता है कि ये जो मौका हमें मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, ये बहुत बड़ा है और बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम होने वाली है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर एक पूरा लक्ष्य बनाकर कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमें ये अगर अचीव करना है तो हमें डे टू डे और आर टू आर पढ़ाई करनी होगी। आज हम ये जानेंगे कि कैसे जो हिस्ट्री है वो ना सिर्फ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आपकी हेल्प करेगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं या इसमें बहुत अच्छा अगर आप नॉलेज गेन कर लेते हैं, बल्कि कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए उसमें हिस्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हिस्ट्री के उसमें आते ही आते हैं। जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है ये थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा वास्ट है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर तो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपका क्लियर होगा ही, लेकिन साथ में और दूसरे एग्ज़ाम से भी आपकी हिस्ट्री क्लियर करवा देगा अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ये जो सिलेबस है अपना, ये थोड़ा सा यूनिट वाइज में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, जिसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम यूनिट बाय यूनिट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो आज हम डिकोड करने वाले हैं। सिलेबस जानना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली क्लास आज हमारी सिलेबस की हो रही है, इसलिए जानना ज़रूरी है कि कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, अगर आपको ये पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, तो आप पढ़ते जाएंगे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने पढ़ा क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में, कि हमें पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। किसी भी युद्ध में जाने से पहले योद्धाओं को यह समझाया जाता है कि हमारा दुश्मन कौन है, उसकी ताकत कितनी है। वैसे ही कोई भी एग्ज़ाम निकालने से पहले हमें उसका सिलेबस अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए, तभी हमारा एग्ज़ाम निकल सकता है। तो ये जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है इसमें 10 यूनिट्स हैं। अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो इसमें प्रॉपर हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है कि इतिहास क्या है, इसकी परिभाषाएं पढ़नी है हमें। इतिहास एक विज्ञान है, इतिहास एक कला है, इतिहास एक दर्शन है, ये भी हमें पढ़ना है। इतिहास को हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखना है, आर्थिक इतिहास पढ़ना है हमें, सामाजिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास और बौद्धिक इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास और राष्ट्रीय इतिहास, विश्व इतिहास, ये सारी चीज़ें हमें इतिहास में देखनी पड़ेंगी। और अगर हम बात करें तो इतिहास का अन्य विषयों से संबंध, जैसे कि अगर भूगोल से हम देखें, पुरातत्व से देखें, राजनीति से देखें, समाज शास्त्र से देखें, अर्थशास्त्र से देखें, साहित्य से देखें, तो हम समझ पाएंगे कि इतिहास सिर्फ एक इतिहास नहीं होता। इतिहास भूगोल से भी जुड़ा है, इतिहास पॉलिटी से भी जुड़ा है, इतिहास इकोनॉमी से भी जुड़ा है, इतिहास कल्चर से भी जुड़ा है। तो इतिहास के कितने सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो हमें इकाई 1 में पढ़ना है। और हमें देखना है कि इतिहास लेखन की परंपराएं, प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की वैदिक एवं पौराणिक परंपराएं, जिसमें जिसमें बौद्ध और जैनों का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास जिसमें शुक्र, बाणभट्ट, कलहण, मध्यकालीन इतिहास जिसमें मिनहाज उन उस सिराज, जिया उद्दीन बर्नी, अबुल फजल, और अगर हम बहुत सारे और दूसरे लोगों की बात करें, इसमें यदुनाथ सरकार, आनंद के स्वामी, काशी प्रसाद जायसवाल, रमेश चंद,
मजूमदार, धर्मानंद, कौशाम्बी, प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल, इनके बारे में भी थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री में। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो जो यूनिट 2 है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडिया, जिसमें हमें देखना है कि भारतवर्ष में वेद, सभा समिति, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, यज्ञ, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, ये सब हमें अगर एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है तो हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अगर हम और दूसरी बात करें तो इतिहास में हमें स्रोत अभिलेख पढ़ने पड़ेंगे, सिक्के पढ़ने पड़ेंगे, विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ने पड़ेंगे जिसमें यूनानी, रोमन, चीनी, अरब लेखक। और अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता, सरस्वती घाटी की सभ्यता, विस्तार और उसकी विशेषताएं, उसका पतन कैसे हुआ, उसकी दूसरी महत्व, लौह युग, द्वितीय शहरीकरण, ये सारी चीजें आपको यूनिट 2 में पढ़नी पड़ेंगी। अगर हम इसके बाद की बात करें तो महाजनपद काल के 16 महाजनपदों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि उनका निर्माण कैसे हुआ, गणराज्य तथा उनका राजतंत्र कैसा था, शहरी केंद्रों का उदय कैसे हुआ, व्यापार मार्ग कैसा था उनका, आर्थिक समृद्धि कैसी थी उनकी, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे जाकर अगर हम ध्यान दें तो इसमें हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति, जैन धर्म की क्रांति, बौद्ध धर्म की क्रांतियां, ये सब हमें पढ़नी पड़ेंगी। इनके सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, इनके दार्शनिक विचार पढ़ने पड़ेंगे और सूत्र और महाकाव्य पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ ही हमें यूनिट 2 में विदेशी आक्रमण, जिसमें ईरानी आक्रमण और दारा प्रथम, इन सब के आक्रमण के बारे में हमें, जगशीश, इन सब के आक्रमण के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इकाई 3 की बात करें तो इसमें आएगा मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, जिसमें हम कौटिल्य, अर्थशास्त्र, सप्तांग, धर्म विजय, स्तूप, चैत्य विहार श्रेणी, कर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट बनने का उनको खिताब दिया जाता है, या फिर उन्हें माना जाता है कि भारतवर्ष के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे वो। अगर हम अशोक के अभिलेख की बात करें तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा, शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। मौर्य युग की संस्कृति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन और उनके कला के बारे में हमें देखना पड़ेगा। मौर्य साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ, उनका पतन, इसके बाद जो शुंग वंश आया था और पुष्यमित्र शुंग ने कैसे मौर्य साम्राज्य को खत्म किया, हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें इसमें तो अगर हम साउथ की बात करें तो इसमें हमें चोल राज्य, चेर राज्य, कलिंग, चेदी राजवंश, खारवेल तथा उनके पांड राजाओं के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। संगम युग के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि उस समय का संस्कृति, उस समय का कला, उस समय का आर्थिक जीवन, धर्म और दूसरी चीजें साउथ में हमें और भी देखनी पड़ेंगी। अगर हम और इसको डीप में देखें तो हमें डेरियस, यूट्रेकाइटिस, मेनांडर और इन सब के बारे में, जिसमें तक्षशिला के शक, मथुरा के शक तथा महाराष्ट्र के शक, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा यूनिट 3 में। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो प्राचीन भारत की संकल्पनाएं तथा विचार, अगर हम बात करें इसमें तो हमें मेनली गुप्त राजवंश के बारे में पढ़ना है, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब के बारे में पढ़ना है। जिसमें गुप्ता टाइम पीरियड में जो उनकी संस्कृति थी, पड़ोसी राज्यों से उनका संपर्क कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, और साहित्य, विज्ञान तथा कला के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और थानेश्वर का वर्धन राजवंश भी हमें इसमें इस यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। हर्षवर्धन जो था उस टाइम पीरियड में उनका जो राजवंश था वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने युद्ध लड़े, कौन कौन से युद्ध लड़े, साम्राज्य कैसे विस्तार किया, उनका सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा, साहित्य, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमांत राज्यों के बारे में तो कश्मीर का कारकोट राजवंश पढ़ना पड़ेगा, उत्पल वंश पढ़ना पड़ेगा, लोहार राजवंश, बंगाल का पाल राजवंश और सेन वंश के बारे में हमें देखना पड़ेगा। हमें चालुक्य वंश भी इसमें दिया हुआ है, कल्याणी, वेंगी, है ना, ये सब उनके ही जो टाइप्स थे उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें पल्लव राजवंश के तो कांची के महान पल्लव शासकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनका राजनीतिक इतिहास कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनका शासन प्रबंधन, उनका धर्म, साहित्य, कला, सामाजिक जीवन, इन सब के बारे में भी हमें
पढ़ना पड़ेगा। अगर हम चोल राजवंश की बात करें तो इनका राजनीतिक इतिहास, प्रमुख शासक तथा चोल युगीन सांस्कृतिक, ये भी हमें देखनी पड़ेगी। दक्षिण के अन्य राज्य जिसमें देवगिरी के यादव हो गए, द्वार समुद्र के होयसाल हो गए, कदम राजवंश हो गया, गंग राजवंश, वारंगल का कातकी वंश, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गई यूनिट 4। अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो जो यूनिट 5 है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मध्यकालीन संकल्पना एवं विचार, चौथ जिसमें हुंडी विनियम पत्र हो गया, पोलीगर हो गया, जागीर हो गई, अमरन हो गया, इक्ता हो गया, जजिया क्या होता है, मनसब क्या होता था, देशमुख, नाडू, जौहर, साका, सुलायकुल, इन सब पॉइंट्स के बारे में हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अरबों का आक्रमण और भारतीय प्रतिरोध, जिसमें बुदैल और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण और दाहिर का बलिदान। भारत में सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था ये इसी टाइम पर हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर। जब उन्होंने भारत में आक्रमण किया था तो उस समय पे सिंध के जो राजा थे वो राजा दाहिर थे, उनसे उनका विवाद और उनका जो युद्ध हुआ था उसमें वहां से फिर भारत में मुस्लिमों का इस आक्रमण स्टार्ट होता है और कैसे भारत में इनका आगमन होता है। अगर हम बात करें भारत में तुर्कों की, तो बाद में तुर्कों और पठानों ने भी भारतीयों पर आक्रमण किया, जिसमें महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और अलग अलग राजाओं से उसके युद्ध हुए, जिसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर उसने युद्ध किया था। मुगलों का भारत पर आक्रमण कब होता है, भारतीय प्रतिरोध, जिसमें बाबर हो गया, पानीपत हो गया, खानवा, चंदेरी, घाघरा युद्ध, ये सब भी हमें देखने हैं। इसके अलावा जो हमारा जो स्लेव डायनेस्टी है, गुलाम वंश है, वो भी हमें देखना है, जिसमें हम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इन सब के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं इस इकाई 5 में। अगर हम मुगल की बात करें तो मुगल कालीन जितने भी राजा थे उनका शासन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक व्यवस्था उनकी कैसी थी, ये सब हमें देखना पड़ेगा, जिसमें हम धीरे धीरे हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उनकी जो राजपूत पॉलिसी थी, उनके गोंडों से कैसे राजनीतिक संबंध थे, जाटों से, सिखों से और दूसरे क्षेत्रों के राजाओं से उनका कैसा संबंध रहा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इसी टाइम पीरियड की तो साउथ में अगर हम जाएं तो उसमें हम विजयनगर एम्पायर, बहमानी साम्राज्य और उसके साथ क्षेत्रीय राजाओं के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसी इकाई में हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में कि कैसे उनका उत्कर्ष के कारण शिवाजी की विजय पढ़ेंगे, शिवाजी महाराज की विजय पढ़ेंगे हम इसमें, और हिंदवी स्वराज की स्थापना कैसे उन्होंने की थी, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य का विस्तार हम इसी टॉपिक में देखने वाले हैं। शेरशाह सूरी के बारे में भी हम इसी टॉपिक में देखेंगे। अगर हम इकाई 6 की बात करें तो इसमें मध्यकालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में हम देखने वाले हैं, जिसमें सामाजिक जनजीवन कैसा था, हिंदू समाज और स्त्रियों की दशा कैसी थी, मुस्लिम समाज एवं स्त्रियों की दशा कैसी थी, किस टाइप से वो भोजन, वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन आदि, इन सब के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। हमें इस टॉपिक में यह पढ़ना है कि आर्थिक जीवन उनका कैसा था, जिसमें कृषि कैसी थी, भू राजस्व कितने % लिया जाता था, सिंचाई के साधन, किसानों की स्थिति, उनका टैक्स सिस्टम कैसा था, और उद्योग और धंधे। नगरीकरण भी हम पढ़ने वाले हैं, व्यापार हम पढ़ेंगे, आंतरिक व्यापार यानी देश के अंदर ही व्यापार होता था, विदेशी व्यापार, एक देश का दूसरे देश से व्यापार, हस्तशिल्प, यातायात के साधन, ये सब हम इस चैप्टर में, इस इकाई में हम देखने वाले हैं। विजयनगर की संस्कृति के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसमें उनका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और साहित्यिक कला का विकास कैसे होता है, ये भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। यूनिट 6 में हम और भी चीजें देखने वाले हैं, जिसमें भक्ति संप्रदाय, शैववाद एवं उसकी शाखाएं तथा दर्शन, वैष्णववाद एवं उसकी शाखाएं तथा दर्शन, शाक्त, धम्र, उद्धव तथा विकास, मध्यकालीन रामानुजाचार्य, संत रविदास, शंकराचार्य, रामानंद, कबीर, नानक, तुकाराम, एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो संत हैं जो आज भी हमारे भारतीय समाज में और हमारे भारत में प्रसिद्ध हैं, और इनके लिखे गए पुस्तकें, इनके गाए हुए गीत आज भी हमारी जुबानों पर रटे हुए हैं।
इसमें और भी चीजें हम देखेंगे, जिसमें सिख पंथ और सिख गुरुओं का जीवन देखेंगे, उनके उपदेश हम देखने वाले हैं, प्रमुख घटनाएं, आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब देखेंगे, हमें खालसा सूफीवाद देखेंगे हम इसमें, प्रमुख सूफी संतों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और अगर हम बात करें मुगलों की धार्मिक नीति, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी देश में, जिनकी वजह से देश में कई बार तो ऐसा हुआ कि दंगों की स्थिति उत्पन्न हो गई और कुछ राजाओं ने इसमें बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई, जिससे सभी धर्मों में धार्मिक सद्भाव बढ़ा। अगर हम यूनिट 7 की बात करें तो यह है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो उपनिवेशवाद है, कॉलोनियलिज्म है, ये दूसरे कंट्रीज यूरोप के भारत में आए व्यापार की तलाश में, लेकिन बाद में उन्होंने व्यापार के सहारे पूरे भारत में धीरे धीरे कब्जा किया और भारतीयों को अपना गुलाम बनाया। इन सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे कंपनियां यूरोप की भारत में व्यापार करने के बहाने उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारत में कब्जा किया था। इसमें हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ 17th और 18th सेंचुरी में। भारत में दूसरे यूरोपीय व्यापारी जैसे पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई तथा उन्होंने बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा तथा सिख तथा सिंधु का विलय कैसे किया, हमने इसमें ये देखने वाले हैं। कंपनी तथा क्राउन का प्रशासन, इसमें हम देखेंगे प्रांतीय ढांचे का विकास, इसमें देखेंगे 1773 की ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा 1853 ईस्वी तक के कंपनी तथा क्राउन के अधीन समोच्च शक्ति, इसमें पढ़ेंगे सिविल सेवा, पढ़ेंगे हम न्यायिक पुलिस सेवा, पढ़ेंगे सेना, पढ़ेंगे उन्होंने कैसे सेना का इस्तेमाल किया, उन्होंने कैसे पुलिस का इस्तेमाल किया, हम इन सब में देखने वाले हैं। इसके अलावा उनका आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे हम, उनका कृषि का वाणिज्यीकरण हम पढ़ेंगे, भूमि बंदोबस्त पढ़ेंगे, लैंड सेटलमेंट्स वगैरह, ग्रामीण ऋण पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने गांव में जो किसान थे उन पर कितने % टैक्स लगाया था और कैसे वो टैक्स वसूल रहे थे, ये पढ़ेंगे हम। श्रमिक तथा मजदूर आंदोलन पढ़ेंगे हम, अनौद्योगिकरण पढ़ेंगे हम, मौद्रिक नीति पढ़ेंगे हम इसमें देखेंगे कि कैसे उस समय पर महामारी भी फैली हुई थी और उस समय पर सरकार की क्या नीतियां थी भारतीयों के लिए अंग्रेजों के समय पे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि भारतीय आर्थिक इतिहासकार तथा धन के निष्कासन का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ेंगे हम, आरसी दत्त आदि के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें और आगे तो ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रभाव क्या पड़ा, ये भी हम पढ़ेंगे। ब्रिटिशर्स अपनी जो लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आए थे भारत में, उसका बहुत बड़ा डोमिनेंस दिखता है हमें मॉडर्न इंडिया में। राजा राम मोहन राव जी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सर सैयद अहमद खां, एनी बेसेंट, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय, ज्योतिबा फूले, केशव धोंडे कर्वे, सावित्रीबाई फूले आदि, इनका योगदान जो था हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो कुरीतियां थी, हमारे समाज में जो ऐसे विचार थे जो हमारे समाज को पीछे धकेल रहे थे, पीछे की ओर लेके जा रहे थे, तो इन लोगों ने हमारे भारत में कौन कौन से मूवमेंट चलाए और उन्होंने क्या क्या किया, हम इस यूनिट में वो सब पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे सामाजिक सुधार आंदोलन, महिलाओं की स्थिति को सुधारना, महिलाओं के संगठन, महिलाओं से संबंधित जो मूवमेंट्स हुए थे वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इसमें ब्रिटिश कानून के बारे में भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से कानून लाए थे। इसमें हम भारतीय प्रेस का विकास, 1857 के पूर्व की स्थिति पढ़ेंगे कि कैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया गया था और उसमें कैसे प्रतिबंध वगैरह लगाए गए थे। 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट पढ़ेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और विभिन्न समाचार पत्र अधिनियम और प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में हम इस इकाई में देखने वाले हैं। अगर हम यूनिट 8 की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसमें है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ ये पढ़ेंगे, कौन कौन सी परिस्थितियां थी ये हम देखेंगे। राष्ट्रीयता का सामाजिक तथा आर्थिक आधार क्या था, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे,
वो भारत देश की आज़ादी की पहली क्रांति थी जिसमें रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी झांसी के लिए। 1857 की क्रांति, उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा था, उसका रिजल्ट क्या रहा, असफलता के क्या क्या कारण थे, वैसे बहुत सारे कारण थे 1857 की असफलता के कारण, और उसका भारत की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और वायसराय एक नए तरह की व्यवस्था लागू की गई गवर्नर जनरल को हटाकर 1857 के बाद। इसमें हम और क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक कौन से थे, जिसमें तात्या टोपे, मंगल पांडे, बख्त खान, नाना साहेब, मौलवी अहमद उल्लाह, लक्ष्मीबाई जी और झलकारी बाई, इन सब फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम पढ़ेंगे उपनिवेशी शासन का विरोध, प्रमुख विद्रोह, कूका विद्रोह, वासुदेव बलवंत फड़के विद्रोह, जनजाति विद्रोह, खासी, नागा, अहोम, कोल, मुंडा, भील विद्रोह, जिसमें महाराष्ट्र और राजस्थान के इलाके शामिल हैं, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें और हम क्या पढ़ेंगे, प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जिसमें संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, पांबना आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह आदि इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम इसमें बात करें तो विभाजन पढ़ने वाले हैं, किस चीज का विभाजन, नरम दल और गरम दल का विभाजन। सूरत अधिवेशन के बारे में पढ़ना है हमें, कांग्रेस का विभाजन हमें पढ़ना है। एक समय के बाद जब कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही थी तो इसमें दो विभाजन हो गए थे, एक तरफ गरम दल और एक तरफ नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट बन गए थे, उनके विचारों में मतभेद आ गए थे, कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग मॉडरेट को फॉलो कर रहे थे। अगर हम बात करें इसमें भारतीय तथा विदेश में क्रांतिकारियों की विचारधारा तथा गतिविधियां, प्रारंभिक क्रांतिकारी संगठन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। भारत के प्रमुख क्रांतिकारी, उनकी भूमिका क्या थी और उनका योगदान क्या था, हम इसमें ये भी पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में, प्रमुख जन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे हम, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी का पादार्पण, कैसे वो 1915 के समय तक वो कैसे साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं और कैसे उनका 1917 से चंपारण बिहार से उनका एक राजनीतिक सफर चालू होता है भारत की राजनीति में। वामपंथी राजनीति, ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, उनका विकास कैसे हुआ, प्रमुख वामपंथी संगठन कौन कौन से थे, स्वाधीनता आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका क्या थी, ये भी हम देखेंगे। सांप्रदायिक राजनीतिक उद्भव क्या था, उनका विकास, भारत के विभाजन में सांप्रदायिकता की भूमिका, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। और इस इकाई 8 में हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद, जब 1947 में हमें स्वतंत्रता मिलती है 15 अगस्त को, तो इसके बाद 1964 तक के भारत में क्या क्या हुआ वो भी हम देखेंगे कि कैसे भारत में राज्यों का एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। कश्मीर समस्या क्या थी, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, हम पढ़ेंगे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, हम पढ़ेंगे भारतीय विदेशी नीति आरंभ से 1964 तक कैसी थी। इसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें कश्मीर समस्या के बारे में और संविधान का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे कश्मीर समस्या को हल किया गया, क्या थी कश्मीर समस्या, और वहाँ से कैसे अभी तक हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि पीओके जो भारत का हिस्सा है और हमेशा से था, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर हम विश्व इतिहास देखें यूनिट 9 में, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे संकल्पनाएं, विधि संहिता, लॉ कोड पढ़ेंगे हम, जिसमें रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम, वर्ल्ड हिस्ट्री में दास्ता स्लेवरी सिस्टम पढ़ेंगे हम। इसमें हम पढ़ेंगे जमींदारी प्रथा, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म पढ़ेंगे हम, पुनर्जागरण, ये पढ़ने वाले हम। समाजवाद पढ़ेंगे, इसमें हम नाजीवाद पढ़ेंगे, हिटलर, फासीवाद पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हम इसमें देखेंगे आधुनिक पश्चिम की आर्थिक क्रांति, जिसमें वाणिज्यवाद आया था एक क्रांति, उपनिवेशवाद, औद्योगिक क्रांति, ये सारी क्रांतियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। विश्व की 18th सेंचुरी में
प्रमुख क्रांतियां कौन कौन सी हुई थी, जिसमें एक अमेरिका की क्रांति हुई थी 1776 में, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। 20वीं सेंचुरी में प्रमुख क्रांतियां, जिसमें 1911 की चीनी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति हो गई, और 1949 की एक और बार चीनी क्रांति हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हम इसमें नेपोलियन बोनापार्टा का युग पढ़ेंगे कि कैसे वो फ्रांस में आता है और उसका भाग्य बदल देता है, कैसे उसका पतन होता है वाटरलू के युद्ध में 1815 के, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। हम वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे 1815 में। इसमें हम क्रीमिया के युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे 1854 से 1856 तक के बारे में, बर्लिन कांग्रेस के बारे में, युवा टर्कों के बारे में, उनका आंदोलन, और बाल्कन वॉर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में, इटली में राष्ट्रवाद का उदय और जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। इसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1914 से 1918 तक हुआ था, क्या क्या कारण थे उसके वो पढ़ेंगे हम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रिजल्ट रहा वो पढ़ेंगे, उसका क्या इफेक्ट रहा पूरी दुनिया पर वो पढ़ेंगे हम। और द ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो प्रथम वर्ल्ड वॉर में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ट्रीटी हुई थी, इसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि जर्मनी के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे और जर्मनी की जो बहुत सारी जमीन, बहुत सारे रिसोर्सेस जो छीन लिए गए थे यूरोप के कुछ कंट्रीज के द्वारा, वो बाद में जर्मनी कैसे सफर करता है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है जर्मनी, और कैसे वहां पर भुखमरी, बेरोजगारी की समस्या, और उनका जो जर्मन करेंसी थी उसकी वैल्यू कितना नीचे गिर जाती है, उनका स्टॉक मार्केट कितना नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग सफ़र करते हैं, बीमारियों और भूख से कई लाख लोग मर जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में हिटलर का राइज होता है और हिटलर कैसे वहाँ की जनता को अपने सपोर्ट में लेकर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट करता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या कारण था, इसके परिणाम क्या हुए, इसका प्रभाव क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों स्थापित किया गया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है यूएनओ आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और उसकी स्थापना इसलिए हुई थी ताकि दोबारा फिर कभी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो और उसे रोका जा सके। लास्ट हमारा लास्ट यूनिट है इकाई 10, यूनिट 10। इसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें स्वाधीनता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था वो पढ़ेंगे हम, जिसमें मध्य प्रदेश में अगर हम मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, न्यूलिथिक एज से लेकर चालकोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, ताम्रपाषाण काल, मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय एवं शैल चित्र। यानी हम इस यूनिट में स्पेसिफिकली एमपी को पॉइंट आउट करके पढ़ने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेख, अशोक के अभिलेख रूपनाथ में, गुर्जरा पान गुराड़िया में, कुषाण, नरेश, वाशिष्ठ व सांची अभिलेख देखने वाले हम। बेस नगर में ही इसमें क्या पाया गया था, गरुड़ध्वज स्तंभ लेख पढ़ेंगे हम। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख पढ़ेंगे हम, और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का सांची पाषाण लेख हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का बंधु वर्मा का मंदसौर का अभिलेख हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के राजवंश, जिसमें दरभिल्ला वंश, नागवंश, आभीर वंश, औलिकर, परिव्राजक राजवंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेलों के बारे में, परमार के बारे में, तोमर के बारे में, फारूकी और कच्छप घात वंश, इन सारे वंशों के बारे में हमें स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा, जो एमपीपीएससी में भी पूछा जाता है और दूसरे
एग्जाम्स जो एमपी स्पेसिफिक होते हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों के बारे में, तो हमें सिंधिया रियासत, भोपाल की, गोंडवाना, बुंदेलखंड, बघेलखंड और होलकर रियासतों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संघर्ष और स्वाधीनता आंदोलन, बुंदेला विद्रोह, क्या था बुंदेला विद्रोह? मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? स्वदेशी आंदोलन में मध्य प्रदेश से कौन कौन से लोग शामिल थे? असहयोग आंदोलन, ये मध्य प्रदेश स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था? झंडा सत्याग्रह पढ़ना पड़ेगा हमें, जंगल सत्याग्रह देखना पड़ेगा, और दूसरी घटनाएं जिसमें मध्य प्रदेश का पुनर्गठन शामिल है, यह भी हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों के बारे में, तो उनका संघर्ष कैसे रहा ब्रिटिशर्स के साथ में, ये पढ़ना पड़ेगा हमें। इतिहास में उनका योगदान क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा, जिसमें शंकर शाह, रघुनाथ शाह, भीमाजी नायक, खाजा नायक, टांट्या भील, गंजन सिंह कुरकू, बादल भोई, पेमा फाल्या, ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, जिसमें भीमबेटका, ये एक यूनेस्को साइट भी है, आदमगढ़, और दूसरे पवित्र नगर जिसमें स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे, मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, महल, किले और गुफाएं, ये सब भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये थे यूनिट 1 से लेकर 10 तक का एमपीपीएससी का हिस्ट्री का सिलेबस। सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन इसको पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम हम सभी देने वाले हैं वो भी बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है, एक ग्रेड की एग्ज़ाम है, और ये बहुत बड़ा मौका है आपको एक बड़े और अहम पद पर पहुंचने का। तो इस मौके को हमें अच्छे से कैश इन करना है, इसका फ़ायदा उठाना है, अच्छे से पढ़ना है, और सारा का सारा सिलेबस अच्छे से याद करके हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी, और जितने दिन बचे हैं एक एक दिन गिनकर एक एक दिन की स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ना है। स्ट्रेटजी क्या होने वाली है हमारी? स्ट्रेटजी तो वैसे आप सबको अपनी अपनी बना लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम कुछ कॉमन पॉइंट्स के बारे में देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सिलेबस ये याद करना है। दूसरा, पीवाईक्यूज इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको पता हो जाए कि कहाँ कहाँ से किस किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको बुक्स खरीदनी है, और चाहे तो खुद से नोट बना सकते हैं, और चाहे तो नोट्स हम लोग भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स और वेल सिस्टमेटिक नोट्स, जिसमें आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड रहेंगी अगर आप हमारा स्टडी प्लान अगर आप लेते हैं तो। ढेर सारे यूनिट्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 में है 5 यूनिट, पेपर 2 में है 10 यूनिट, टोटल हैं 15 यूनिट। तो इन 15 यूनिट में से एमपी की स्पेसिफिक 6 यूनिट हैं, 5 यूनिट है पेपर 1 की, और लास्ट वाली जो यूनिट है पेपर 2 की, तो इसको कुल मिलाकर 6 यूनिट बन जाएंगी, और इन 6 यूनिट से लगभग 65 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसका टोटल वेटेज हो जाता है मार्क्स का 260 मार्क्स। इतने सारे मार्क्स जो आपको सिर्फ और सिर्फ एमपी स्पेसिफिक आ सकते हैं, तो आपको एमपी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पेपर 1 और यूनिट 10 की बात करें सेकेंड पेपर की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो यूनिट 1 से लेकर जो यूनिट 9 है, जिसमें इंडिया का पूरा एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है, और इस पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकले, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये एग्ज़ाम निकालने में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस। आप इतने सारे क्वेश्चंस और इतने सारे टेस्ट लगा लीजिए कि जब आपका एग्ज़ाम हो
तो आपका नॉलेज लेवल और आपकी प्रैक्टिस इतनी रहे कि आप बहुत आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाल सकें। अगर आप हमारे एग्ज़ाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहें और अगर आप हमारा कोर्स परचेस करना चाहें तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। वी प्रोवाइड यू बहुत सारी क्लासेस जो हम आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे और बहुत सारी क्लासेस जिनका आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा और आप बहुत आसानी से एमसीक्यूज़ और दूसरे क्लासेस का उपयोग कर सकते हैं अपना नॉलेज गेन करने में और ये एग्ज़ाम क्लियर करने में। हम लोग आपको यूनिट वाइज एमपी का बहुत सारा कंटेंट फ्री में दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ और टेस्ट शामिल हैं, पीवाईक्यूज़ भी इसमें शामिल हैं, जिसमें मास्टर क्लास भी शामिल है। और अगर आप लोग आगे के कोर्सेस परचेस करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है और यहाँ पर आपका नॉलेज गेन हो रहा है और अगर आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर ये वीडियोस देख रहे हैं और इनसे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं और अगर आपको एग्ज़ाम निकालने में बहुत सारी हेल्प लग रही है या आपको पूरा भरोसा हो रहा है कि नहीं हम ये कोर्सेस अगर आगे और भी देखते हैं, पढ़ते हैं या परचेस करते हैं तो हमारे एग्ज़ाम निकलने में बहुत हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज़ आप सब ये कोर्स ले सकते हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 में ढेर सारे टेस्ट सीरीज आपको वी विल प्रोवाइड यू और मास्टर क्लास भी, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप बात करें एग्ज़ाम गुरुजी की तो इसमें अगर आप कोर्सेज लेते हैं तो इसमें एमपीपीएससी पेपर फर्स्ट के जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे इस कोर्स में। ये कोर्स है 494 रुपीज़ का और बहुत जल्दी हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है और इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर ये दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी पेपर 1 की, जिसमें आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट और बहुत सारे और भी दूसरे कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली पेपर 2 हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आने वाले समय में, अगर आपको समझ में आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगता है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप कोर्स लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में टेस्ट सीरीज़ जो हिस्ट्री की है वो परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 20 यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे और 25 प्लस टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ ही और भी दूसरी चीज़ें आपको आने वाले समय में हम लोग अपडेट कर देंगे कि और क्या क्या हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ये जो टेस्ट का प्राइस है वो है 491, जो कि स्पेसिफिक हिस्ट्री के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जो हमारी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 25 मार्च से। तो आई होप आज की डिस्कशन में, आज की क्लास में आपको पता चल गया होगा कि हिस्ट्री का सिलेबस कितना वास्ट है और हमें कितना ध्यान से और कितना केयरफुली इसको पढ़ना है। डे बाय डे, आर बाय आर हमें इसके सिलेबस को डिवाइड करके हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एक मिशन मोड में पढ़ना है, तब जाकर हमारा ये एग्ज़ाम निकल सकता है। आई होप आप सबको सिलेबस देखकर बहुत कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी इस एग्ज़ाम के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे और भरोसा रखिए, अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है तो हमेशा आप अच्छी दिशा में और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अच्छा करेंगे। जय हिंद सभी को।